क्या आप जानते हैं कि आरपी क्लासेस में हम जीवन के सबसे छोटे रहस्यों को उजागर करने जा रहे हैं? एम आई दी ओनली वन दैट डिडंट नो कि हमारी पूरी दुनिया और हम खुद सूक्ष्म ब्रिकों, कोशिकाओं से बने हैं? आज हम जानेंगे कि ये सेल्स, कोशिकाएं, कैसे जीवन की नींव हैं। क्या आपने कभी ईंट की दीवार देखी है? वह बहुत सारी अलग अलग ब्रिकों से बनी होती है ना? ठीक इसी तरह पृथ्वी पर हर जीवित चीज कुछ वैसी ही है। सबसे बड़ी ब्लू व्हेल से लेकर सबसे छोटी छींटी तक, और आप भी, हम सभी छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हैं। इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को सेल्स, कोशिकाएं कहते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन भले ही वे छोटे हों, उनमें जीवन के लिए जरूरी सब कुछ भरा होता है। जरा सोचिए, आप जो कुछ भी करते हैं, दौड़ना, कूदना, सोचना, यहां तक कि सिर्फ सांस लेना, ये सब आपके अंदर काम कर रही खरबों सेल्स, कोशिकाओं की वजह से होता है। ये एक शानदार जैविक मशीन है और यह सब एक अकेली अद्भुत सेल, कोशिका से शुरू होती है। इन छोटी जीवन ब्रिकों की खोज की कहानी एक असली वैज्ञानिक रोमांच है। ये सब बहुत पहले 1665 में शुरू हुआ। रॉबर्ट हुक नाम का एक अंग्रेज वैज्ञानिक अपने घर के बने माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देख रहा था। उसने क्या देखा? उसने बहुत सारे छोटे खाली बक्से देखे। वे उसे मठ में रहने वाले भिक्षुओं के छोटे कमरों या सेल्स, कोठरियों की याद दिलाते थे। तो उसने उन्हें सेल्स, कोशिकाएं कहा। उसे नहीं पता था कि वह मृत पौधों की सेल्स, कोशिकाओं की दीवारों को देख रहा था, लेकिन उसने उन्हें एक ऐसा नाम दिया जो हमेशा के लिए रह गया। उसने एक बिल्कुल नई दुनिया का दरवाजा खोला, एक सूक्ष्म ब्रह्मांड जो पहले किसी ने नहीं देखा था। विज्ञान का मतलब ही है और करीब से देखना, और हुक ने ठीक वैसा ही किया। कुछ साल बाद एक और वैज्ञानिक ने और भी करीब से देखा। उसका नाम एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक था और वह माइक्रोस्कोप के लिए लेंस बनाने में माहिर था। उसके माइक्रोस्कोप हुक के माइक्रोस्कोप से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। उसने तालाब का पानी, अपने दांतों से निकली खुरचन और बाकी सभी तरह की चीजें देखीं। वह छोटे छोटे जीवित जीवों को तैरते हुए देखकर हैरान रह गया। उसने उन्हें एनिमलक्यूल्स कहा, जिसका मतलब होता है छोटे एनिमल्स। ये पहली जीवित सेल्स, कोशिकाएं थीं जो किसी ने देखी थीं, जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। लियू वेनहुक ने हमें दिखाया कि जीवन हर जगह था, उन जगहों पर भी जहां हम देख नहीं सकते थे। उसने साबित किया कि पानी की एक बूंद में भी जीवित चीजों का पूरा एक हलचल भरा समुदाय समा सकता है। उसके बाद लंबे समय तक साइंटिस्टों ने सेल्स, कोशिकाओं को देखना जारी रखा, लेकिन बड़ी तस्वीर अभी भी थोड़ी धुंधली थी। फिर 1830 के दशक में चीजें सचमुच समझ में आने लगीं। रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक स्कॉटिश वनस्पतिशास्त्री ऑर्किड का अध्ययन कर रहा था और उसने हर पौधे की सेल, कोशिका के अंदर एक काला धब्बा देखा। उसने इस धब्बे को न्यूक्लियस कहा। उसी समय के आसपास दो जर्मन वैज्ञानिक, मैथियास श्लेडेन, जिन्होंने पौधों का अध्ययन किया, और थियोडोर श्वान, जिन्होंने एनिमल्सों का अध्ययन किया, अपने नोट्स की तुलना कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि पौधे और जानवर दोनों ही सेल्स, कोशिकाओं से बने थे। यह एक बहुत बड़ा विचार था। इसका मतलब था कि सभी जीवित चीजें इस मौलिक बिल्डिंग ब्लॉक को साझा करती हैं। उन्होंने मिलकर काम किया और जिस चीज को अब हम सेल थ्योरी कहते हैं, उसकी शुरुआत की। सेल थ्योरी बायोलॉजी के सबसे जरूरी आइडिया में से एक है। यह जिंदगी की रूल बुक जैसी है। श्लीडेन और श्वान के बड़े ऐलान के बाद रुडोल्फ विरचो नाम के एक और साइंटिस्ट ने 1855 में एक बहुत जरूरी नियम जोड़ा। उन्होंने बताया कि सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से ही आते हैं। आज यह बात शायद आसान लगे, लेकिन उस समय यह एक क्रांतिकारी सोच थी। इसका मतलब यह था कि सेल्स हवा से नहीं बनते, उन्हें और सेल्स बनाने के लिए डिवाइड होना पड़ता है। तो सेल थ्योरी के 3 बड़े आइडिया ये हैं। सभी ऑर्गेनिज्म सेल्स से बने होते हैं। सेल जिंदगी की बेसिक यूनिट है और सभी सेल्स पहले से मौजूद सेल्स से ही आते हैं। जरा सोचिए, आपके शरीर का हर सेल उस पहले सेल का वंशज है जिससे आप बने थे। अब
सभी सेल्स एक जैसे नहीं होते, वे सभी तरह के शेप और साइज में होते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उन्हें क्या काम करना है। इसे विशेषज्ञों की एक टीम की तरह सोचिए। आपके ब्रेन में एक नर्व सेल जैसे एक तार की तरह लंबा और पतला होता है। यह शेप उसे लंबी दूरी पर आपके ब्रेन से आपके पैरों तक तेजी से इलेक्ट्रिकल मैसेज भेजने में हेल्प करता है। वहीं एक रेड ब्लड सेल छोटा और डिस्क शेप का होता है। ये स्मूथ गोल शेप उसे आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए छोटी ब्लड वेसल से गुजरने में हेल्प करता है। एक सेल का शेप उसके काम के लिए पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। यह नेचर में इंजीनियरिंग का एक सुंदर उदाहरण है, जहां फॉर्म सचमुच फंक्शन को फॉलो करता है। यह अमेजिंग वैरायटी सभी जीवों के लिए सच है। कुछ ऑर्गेनिज्म केवल एक सिंगल सेल से बने होते हैं, इन्हें हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अमीबा इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये एक सिंगल सेल है जो हर वह काम करता है जो एक ऑर्गेनिज्म को करना होता है। ये खाता है, चलता है, वेस्ट निकालता है और खुद को और बनाता है। यह सब एक छोटे से पैकेज के अंदर होता है। बैक्टीरिया एक और फेमस तरह के यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हैं। वे हमारे प्लैनेट पर सबसे ज्यादा ऑर्गेनिज्म हैं, जो समुद्र की तलहटी से लेकर आपकी आंतों तक हर जगह रहते हैं। वे साबित करते हैं कि जिंदगी के खेल में सफल होने के लिए आपको बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे जैसे ऑर्गेनिज्म हैं इंसान। हम मल्टीसेल्यूलर हैं, जिसका मतलब है कि हम बहुत सारे सेल्स से बने हैं, खरबों सेल्स। एक मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल्स के अलग अलग काम होते हैं। वे टिश्यूज नेम्ड टीमों में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, जैसे आपकी मसल टिश्यू या स्किन टिश्यू। ये टिश्यूज फिर ऑर्गन्स बनाते हैं, जैसे आपका हार्ट या आपके लंग्स। और ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम्स में साथ काम करते हैं, जैसे आपका सर्कुलेटरी सिस्टम या आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। यह बेहतरीन टीम वर्क है। ये सभी खरबों सेल्स पूरे ऑर्गेनिज्म को जिंदा और सही रखने के लिए कोऑपरेट करते हैं। यह एक अविश्वसनीय रूप से कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम है, जो उस एक बेसिक यूनिट सेल से बना है। तो एक सेल के अंदर ऐसा क्या है जो उसे इतना खास बनाता है? चलो एक आम एनिमल सेल का दौरा करते हैं, जैसे कि आपके शरीर के किसी सेल का। कल्पना करो कि सेल एक छोटी फैक्ट्री है। सबसे पहले आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगी। ये फैक्ट्री के सिक्योरिटी गेट जैसी है। ये एक पतली लचीली लेयर है जो पूरे सेल को घेरे रहती है। ये अंदर आने वाली हर चीज और बाहर जाने वाली हर चीज को कंट्रोल करती है। न्यूट्रिएंट्स और पानी अंदर आ सकते हैं, लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर जाना पड़ता है। सेल मेम्ब्रेन यह सुनिश्चित करती है कि सेल के पास ठीक से काम करने के लिए सब कुछ हो, जबकि अवांछित चीजों को बाहर रखती है। यह एक बहुत ही स्मार्ट बैरियर है जो अंदर काम कर रही नाजुक मशीनरी की रक्षा करता है। अब चलो फैक्ट्री के अंदर चलते हैं। पूरी फैक्ट्री का फर्श साइटोप्लाज्म नाम के एक जेली जैसे पदार्थ से भरा है। यहीं पर सारा एक्शन होता है। सेल के अंदर सब कुछ मेन ऑफिस को छोड़कर साइटोप्लाज्म में तैरता रहता है। ये ज्यादातर पानी है, लेकिन इसमें नमक, प्रोटीन और वे सभी छोटी संरचनाएं भी भरी हैं जो सेल का काम करती हैं। इसे फैक्ट्री की हवा और फर्श की जगह समझो, जो सभी उपकरण और कर्मचारियों को अपनी जगह पर रखती है। यह उन सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के लिए सही वातावरण प्रदान करता है जो सेल को जीवित रखती हैं। साइटोप्लाज्म के बिना सभी पार्ट्स बस एक ढेर में पड़े रहेंगे। हमारी फैक्ट्री के केंद्र में हमें मुख्य ऑफिस, कंट्रोल रूम मिलता है। यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस सेल का दिमाग है। इसमें वह सब करने के लिए सभी निर्देश होते हैं जो सेल करता है। ये निर्देश लंबे कुंडलित अणुओं पर संग्रहित होते हैं, जिन्हें डीएनए कहते हैं। डीएनए जीवन का ब्लूप्रिंट है। यह सेल को बताता है कि कैसे बढ़ना है, क्या करना है और कब विभाजित होना है। न्यूक्लियस इस कीमती जानकारी को सुरक्षित और सही रखता है और फैक्ट्री के बाकी हिस्सों को आदेश भेजता रहता है ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चले। यह वह मैनेजर है जो सभी ऑपरेशंस को निर्देशित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि फैक्ट्री सही समय पर सही प्रोडक्ट्स बनाए। प्लांट सेल्स में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होते। अपनी सेल मेम्ब्रेन के बाहर उनमें एक सेल वॉल होती है।
ये सेलुलोज नाम के एक मटेरियल से बनी एक मजबूत कठोर लेयर होती है। इसे फैक्ट्री की मजबूत बाहरी ईंट की दीवार समझो। ये प्लांट सेल को एक्स्ट्रा सपोर्ट और प्रोटेक्शन देता है। यही वजह है कि पौधे सीधे और लंबे खड़े रह सकते हैं। प्लांट सेल्स में अक्सर एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल भी होता है। ये फैक्ट्री में एक विशाल पानी के स्टोरेज टैंक जैसा है, जो सेल को फर्म रखने में मदद करता है। जब वैक्यूल पानी से भरा होता है तो पौधा मजबूत होता है। अगर यह पानी खो देता है तो पौधा मुरझाना शुरू हो जाता है। साइटोप्लाज्म में कई छोटी छोटी संरचनाएं तैरती रहती हैं, जैसे फैक्ट्री के फ्लोर पर छोटी मशीनें। इन्हें ऑर्गेनेल कहते हैं, जिसका मतलब है छोटे अंग। हर ऑर्गेनेल का एक बहुत ही खास काम होता है। चलिए असेंबली लाइन को देखते हैं, जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या संक्षेप में ईआर कहते हैं। ईआर मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क है जो प्रोटीन और फैट जैसी चीजें बनाता और ट्रांसपोर्ट करता है। इसके दो हिस्से होते हैं, रफ ईआर, जिसमें राइबोसोम नाम के छोटे छोटे डॉट्स लगे होते हैं जो असल में प्रोटीन बनाने वाले होते हैं, और स्मूथ ईआर, जो फैट बनाता है और जहर को डिटॉक्सिफाई करता है। यह सेल का मुख्य उत्पादन और शिपिंग डिपार्टमेंट है। एक बार जब ईआर कुछ बना लेता है तो वह कहाँ जाता है? यह अक्सर गोल्जी अपैरेटस में जाता है, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। आप इसे फैक्ट्री का पैकेजिंग और शिपिंग सेंटर मान सकते हैं। गोल्जी अपैरेटस ईआर से प्रोटीन और दूसरे मटेरियल लेता है। फिर यह उन्हें छोटे छोटे बुलबुले में बदलता, छांटता और पैक करता है, जिन्हें वेसिकल कहते हैं। ये वेसिकल लेबल वाले बक्सों की तरह होते हैं, जो सेल के दूसरे हिस्सों या सेल के बाहर भी भेजे जाने के लिए तैयार होते हैं। गोल्जी यह सुनिश्चित करता है कि फैक्ट्री में बने सभी प्रोडक्ट सही जगह पर पहुंचे, ताकि सब कुछ सही से काम करे। यह लॉजिस्टिक्स में माहिर है। हर फैक्ट्री कुछ कचरा पैदा करती है, और एक सेल भी ऐसा ही है। यहीं पर लाइसोसोम काम आते हैं। ये सेल के सफाई कर्मी और रिसाइकलिंग सेंटर हैं। लाइसोसोम छोटे ऑर्गेनेल होते हैं जो शक्तिशाली एंजाइमों से भरे होते हैं। वे पुराने, घिसे पिटे सेल के हिस्सों को तोड़ते हैं, खाने के कणों को पचाते हैं और हमलावर वायरस या बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। वे कचरे को सरल पदार्थों में तोड़कर साइटोप्लाज्म को साफ और सुव्यवस्थित रखते हैं, ताकि सेल उन्हें फिर से इस्तेमाल कर सके। लाइसोसोम के बिना सेल कचरे से भर जाएगा और काम नहीं कर पाएगा। वे एक स्वस्थ, कुशल सेलुलर वातावरण बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। बेशक, कोई भी फैक्ट्री बिना बिजली के नहीं चल सकती। सेल के पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये अद्भुत ऑर्गेनेल सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे चीनी जैसे पोषक तत्वों को लेते हैं और उन्हें ऑक्सीजन के साथ मिलाकर सेल के लिए ऊर्जा पैदा करते हैं। यह ऊर्जा एटीपी नाम के एक खास मॉलिक्यूल में स्टोर होती है। जब भी सेल को कुछ करना होता है, हिलना, कुछ बनाना या विभाजित होना, तो वह एटीपी को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है। पौधों की कोशिकाओं में एक और तरह का ऑर्गेनेल होता है, जिसे प्लास्टिड कहते हैं। सबसे मशहूर प्रकार क्लोरोप्लास्ट है, जहां प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधे के लिए भोजन बनाते हैं। वे छोटे सौर ऊर्जा संयंत्रों की तरह होते हैं। तो हमें पता है कि सभी सेल्स दूसरे सेल्स से बनते हैं, लेकिन एक सेल दो कैसे बन जाते हैं? यह सेल डिवीजन नाम की एक प्रक्रिया से होता है। आपके शरीर के ज्यादातर सेल्स के लिए इस प्रक्रिया को माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस से ही आप बढ़ते हैं और आपका शरीर खुद की मरम्मत करता है। जब आपकी स्किन पर कट लगता है, तो माइटोसिस ही नए स्किन सेल्स बनाता है, ताकि घाव भर जाए। माइटोसिस के दौरान एक सेल अपने सभी डीएनए की एक सही कॉपी सावधानी से बनाता है। फिर यह अपने साइटोप्लाज्म और अपने सभी ऑर्गेनेल को डिवाइड करता है और दो एक जैसे नए सेल्स में बंट जाता है। इन नए सेल्स को डॉटर सेल्स कहते हैं और ये पेरेंट सेल के एकदम क्लोन होते हैं। माइटोसिस के स्टेप्स बहुत सटीक होते हैं। सेल पहले अपने डीएनए को कॉपी करता है, ताकि उसके पास निर्देशों के दो पूरे सेट हों। फिर न्यूक्लियस घुल जाता है और कॉपी किया हुआ डीएनए सेल के बीच में लाइन में लग जाता है।
डीएनए के दोनों सेट फिर सेल के ऑपोजिट साइड्स में खींच लिए जाते हैं। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन बीच से सिकुड़ जाती है और सेल 2 हिस्सों में बंट जाता है। और ये लीजिए, आपके पास 2 नए सेल्स हैं। हर एक में डीएनए का पूरा सेट और बाकी सब कुछ है जिसकी उसे अपना काम करने के लिए जरूरत है। ये प्रक्रिया आपके शरीर में अभी भी हो रही है, 1 सेकंड में लाखों बार, पुराने सेल्स को बदलने और आपको स्वस्थ रखने के लिए। यह रिन्यूअल का एक लगातार चलने वाला चक्र है। लेकिन एक और बहुत ही खास तरह का सेल डिवीजन होता है जिसे मियोसिस कहते हैं। मियोसिस का इस्तेमाल सिर्फ एक ही मकसद के लिए होता है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाने के लिए, जैसे मेल्स में स्पर्म सेल्स और फीमेल्स में एग सेल्स। मियोसिस का गोल माइटोसिस से अलग है। एक जैसी कॉपी बनाने के बजाय मियोसिस ऐसे नए सेल्स बनाता है जिनमें पेरेंट सेल की तुलना में सिर्फ आधा डीएनए होता है। क्यों? क्योंकि जब एक स्पर्म सेल और एक एग सेल फर्टिलाइजेशन के दौरान मिलते हैं तो वे डीएनए के पूरे सेट के साथ एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, आधा एक पेरेंट से और आधा दूसरे से। डीएनए के इस मेलजोल की वजह से ही आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, लेकिन बिल्कुल उनके जैसे नहीं। मियोसिस माइटोसिस से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें डिवीजन के 2 राउंड होते हैं। आखिर में एक पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल्स बनाता है। हर एक में डीएनए का एक अनोखा कॉम्बिनेशन होता है। यह जेनेटिक शफलिंग अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। यह जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाता है, जिसका मतलब है कि यह एक स्पीशीज में व्यक्तियों के बीच विविधता बनाता है। यह विविधता इवोल्यूशन के लिए सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, जो पॉपुलेशन को समय के साथ बदलते एनवायरनमेंट्स के अनुकूल होने देती है। तो जहां माइटोसिस आपको बढ़ने और ठीक होने में मदद करता है, वहीं मियोसिस वह प्रक्रिया है जो पृथ्वी पर जीवन की सभी अद्भुत विविधता को संभव बनाती है। ये जीवन की महान, बड़ी, खूबसूरत कहानी का एक अहम हिस्सा है। ये सब सेल पर वापस आता है, जीवन का बिल्डिंग ब्लॉक, फैक्ट्री और अद्भुत कॉपी मशीन, साइंस। Thanks for watching and subscribe for more informative video.